हे एवरीवन, शुरू करें आगे की मुलाकात में ऑल्टरनेटिंग करंट से कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ऑलराइट, अभी तक के हमारे सफ़र में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, जिनमें सबसे पहले हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझा, उसकी पीक वैल्यू को देखा, आरएमएस वैल्यू को डिड्यूस किया, एवरेज वैल्यू के एक्सप्रेशन को डिराइव किया, है ना। और इन सभी बातों में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि जब भी हम किसी डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट और इन ऑर्डर टू मेजर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो हमेशा ही हमें जीरो रीडिंग मिलती है, क्योंकि डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन द एवरेज वैल्यूज। ऑलराइट, बट अगर हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल देते हैं, वो ना सिर्फ ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के पैरामीटर्स को मेजर कर सकती है, बल्कि वो डायरेक्ट सप्लाई के पैरामीटर्स को, डायरेक्ट करंट को या वोल्टेज को भी मेजर करने में सक्षम होती है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई द नेम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो अब हमें शुरू करना है ऑल्टरनेटिंग करंट का फेज 2, जिसमें हमें बात करनी है बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स की। बहुत जल्दी ही ऑल्टरनेटिंग करंट का यूनिट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद बात होगी हमारे अपकमिंग यूनिट ईएम वेव्स की। सो यस, हम सेपरेट ट्रैक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सो अगर मैं बात करूं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, सो पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। इन बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स में हमें जो सर्किट एलिमेंट्स पढ़ने हैं बेटा, वो सर्किट एलिमेंट्स पढ़ने हैं इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। तो पहले इनका बिहेवियर मुझे डीसी में पढ़ना होगा और उसके बाद इनका बिहेवियर मुझे एसी में भी पढ़ना होगा, है ना। तो अ, अ, या कंक्लूड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे behavior of resistor in behavior of resistor in DC। डायरेक्ट करंट में रेसिस्टर का बिहेवियर क्या होता है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आप कहेंगे कि हमारे पास एक रेसिस्टर है, हैविंग द रेसिस्टेंस वैल्यू R, यहां लगी है V0 वोल्ट की बैटरी और यहां लगा है हमारा स्विच, जिसे हम क्लोज करने वाले हैं। ऑलराइट, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही दो सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। देखिए, आप कहेंगे एट t इक्वल्स टू 0, यानी अचानक से क्या हो रहा है। एट t इक्वल टू 0 जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो वैसे ही एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो जो करंट फ्लो होना शुरू होता है उसकी वैल्यू होती है E नॉट बाय आर, और यू कैन से V नॉट बाय आर, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे आप यहां से भी या फिर E नॉट से मेंशन कर सकते थे। E नॉट EMF की बैटरी है हमारे पास, और यदि हम एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बात करें, अचानक से t इक्वल टू 0 का मतलब स्विच के क्लोज होते ही, एंड एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, स्विच क्लोज करने के बहुत समय के बाद आप ये कहेंगे कि तब भी करंट जो होगा वो E नॉट बाय आर ही होगा, और ये चीज दर्शाती क्या है? ये चीज दर्शाती है स्टेडी बिहेवियर, स्थिर बिहेवियर, कि एक रेसिस्टर को जब हम एक डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो एक स्टेडी बिहेवियर है। समय के साथ साथ द वे अ रेसिस्टर इज बिहेविंग वो बदलने वाला नहीं है। और इसी बात को मन में रखते हुए आइए डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डीसी, तभी तो एनालॉजी समझ में आएगी। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डीसी, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डीसी। डायरेक्ट करंट में कैपेसिटर का बिहेवियर देख रहे हैं भाई, तो आप क्या कहेंगे? सर अब की बार हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। लेट्स टेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारे सिलेबस में फुल डिटेल में है। यहां लगी है एक E नॉट EMF की बैटरी, और ये रहा हमारा स्विच जिसे हम क्लोज करेंगे। ठीक है, शुरुआत में अभी स्विच क्लोज नहीं था, वी आर गोइंग टू क्लोज इट, अभी हम स्विच को क्लोज करने वाले हैं। सो द मोमेंट वी क्लोज द स्विच, यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है। पिछली बार यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा,
और आप बोलोगे कि इस करंट की वैल्यू आई नॉट है जो समय के साथ साथ स्थिर ही है, सो दिस इज दी आई नॉट। अब की बार यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, डी क्यू चार्ज, और धीरे धीरे इन प्लेट्स पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो बढ़ता जाएगा, सो इट इज प्लस क्यू एंड इट इज माइनस क्यू। सो आप ये कहेंगे कि शुरुआत में कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ या इंड्यूस होना शुरू हुआ, और फर्दर आने वाले डी क्यू चार्ज को ऑपोजिशन मिलती जाएगी। शुरुआत में जब वो चार्ज नहीं था तो वो कहता है जितना मर्जी चार्ज भेजो मैं अपोज नहीं करूंगा, मैं चार्ज को आने दूंगा। पर जैसे जैसे उस पे चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो कहता है नहीं, अब हम थक गए हैं, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन हो गई है, अब हम और चार्ज को आने नहीं देंगे। ऑलराइट, सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एट t इक्वल टू 0, यानी कि शुरुआत में जब कैपेसिटर के ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, सो कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। आप डिटेल में लिख सकते हैं एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज मिनिमम था, मिनिमम में भी 0, एंड जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि चार्ज नहीं था तो वो मैक्सिमम फ्लो करने देगा। ठीक है, एंड एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि थोड़े से समय बाद आप बोलते हैं कि उसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम आ चुका है, मैक्सिमम में भी कितना, सो दैट इज CE नॉट। Q इक्वल टू CV होता है बेटा, Q इक्वल टू CV होता है तो देखिए कैपेसिटेंस है C और V है E नॉट, सो इट इज CE नॉट। एंड I जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम में भी 0 होगा। तो आप ये कहेंगे कि इसका जो बिहेवियर है वो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, एक जैसा बिहेवियर नहीं है बेटा, ट्रांजिएंट बिहेवियर है। ट्रांजिएंट बिहेवियर मतलब समय के साथ साथ बदल रहा है, बदलता हुआ बिहेवियर है, स्टडी बिहेवियर नहीं है। तो आप ये कहोगे दैट इज, ध्यान से देखिएगा, जब आपने कहा आई मैक्सिमम है तो आप ये कहना चाहते थे कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं की जा रही, आने वाले चार्ज को या आने वाले करंट को आने से रोका नहीं जा रहा है। तो आप ये कहेंगे कैपेसिटर बिहेव्स एज, कैपेसिटर शुरुआत में किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। और जब कैपेसिटर के ऊपर आने वाला चार्ज मैक्सिमम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो फर्दर चार्ज को आने नहीं देगा, तो आप कहेंगे ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। सो यू विल से कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट की तरह और अंत में ओपन सर्किट की तरह। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट की तरह क्यों, क्योंकि बिल्कुल भी चार्ज नहीं था तो आने वाले चार्ज को आने देगा, इंड्यूस होते रहने देगा। अंत में ओपन सर्किट की तरह क्यों, क्यों तोड़ देगा सर्किट को, क्योंकि अंत में वो फुली चार्ज हो गया है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के बेसिस पे जितना चार्ज हो सकता था उतना चार्ज अब वो स्टोर कर रहा है, कैरी कर रहा है। एज अ रिजल्ट यू कैन सिंपली से कि वो फर्दर चार्ज को आने नहीं देगा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो एक एग्जाम्पल डील करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं पहले, फिर रिव्यू करेंगे, फिर पढ़ाई करते हैं, पहले डिड्यूस करते हैं, फिर रिव्यू करके न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टडी बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर इन डीसी। डायरेक्ट करंट में या डायरेक्ट सप्लाई में अगर आप बात करें, सो आप बोलेंगे कि आपके पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो L दे रखी है, और यहाँ पे E नॉट EMF की बैटरी है, और ये स्विच है जिसे वी आर गोइंग टू क्लोज। ऑलराइट, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही यहां से करंट गुजरने का प्रयास करेगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पे, यानी अचानक से स्विच को क्लोज करने के बाद आप ये बोलेंगे कि इस इंडक्टर की चाहत है कि मैं खुद में से फ्लो होने वाले करंट की स्ट्रेंथ को वेरी करने से रोक दूं। आई रिपीट, इसकी चाहत क्या है कि मैं खुद में से फ्लो होने वाले करंट की स्ट्रेंथ को वेरी करने से रोक दूं, है ना। और ऐसा करने के लिए आप क्या कह सकते हो,
ऐसा करने के लिए वो अपने अंदर एक बड़ा ही जबरदस्त ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसे आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और वो ईएमएफ कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि अचानक से करंट इसमें यूं जाना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए ये जो इंड्यूस ईएमएफ करेगा वो उल्टा करेगा। उल्टा करेगा, जो इंड्यूस करंट देने की कोशिश करेगा, सेल्फ इंड्यूस करंट, वाई डैश उल्टा देने की कोशिश करेगा, है ना। बात आ रही है समझ में? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे शेयर एट t इक्वल्स टू 0 इंडक्टर अचानक से करंट को फ्लो करने से रोकता है। द करंट फ्लोइंग इज मिनिमम, एंड मिनिमम में भी 0, दैट इज इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। और किस वजह से बेटा? ड्यू टू very high value of self-induced EMF. self-induced EMF की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के कारण आप ये बोलोगे कि उसमें से फ्लो होने वाला करंट जो है वो मिनिमम है। एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत समय के बाद, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी बहुत ज्यादा वक्त गुजरने के बाद I जो है वो मैक्सिमम है, और I जो है वो मैक्सिमम है, तो आप ये बोलेंगे कि वो एक सीधी तार की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़े समय के बाद जब भाई इंडक्टर जो है या कॉइल जो है वो अपने थ्रू अचानक से चीजें बदलने नहीं देती, उसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो कहा जाता है। याद होगा आपको, मैंने सिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इन दैट केस आप ये बोल सकते हैं कि अगर करंट अचानक से फ्लो होना चाहेगा तो वो उसे फ्लो नहीं करने देंगी। लेकिन अगर करंट कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, कहेगा कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आना चाहता हूं, तो इंडक्टर कहेगा कोई बात नहीं, आ जाओ फिर धीरे धीरे। तो सो इन दैट केस यू विल से इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है एक सीधी तार से उसे रिप्लेस कर दिया जाए, एक सीधी वायर से उसे रिप्लेस कर दिया जाए। ऑलराइट, बिल्कुल जीरो रेसिस्टेंस, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस जो वो ऑफर करेगा वो जीरो होगा। ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो ऑफर करेगा, इसका मतलब होता है इंटरनल रेसिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो इनफाइनाइट करेगा, करंट को जाने ही नहीं देगा। सिमिलरली यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? ओपन सर्किट का मतलब है दैट इज रेसिस्टेंस जो ऑफर किया जा रहा है वो जीरो किया जा रहा है, ओपन सर्किट में इनफाइनाइट किया जा रहा है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो जीरो है। बात आ गई होगी समझ में, है ना? एक बार फिर से देखते हैं। हमने शुरुआत की बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स से, और बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इन डीसी पहले पढ़ना शुरू किया। ऑल्दो चैप्टर चल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, मगर ऑल्टरनेटिंग करंट में इन्हीं एलिमेंट्स का बिहेवियर समझने से पहले हमें इन्हीं एलिमेंट्स का डायरेक्ट करंट के प्रति बिहेवियर समझना चाहिए। तो रेसिस्टर जो होता है वो एक स्टडी बिहेवियर शो करता है, कॉन्स्टेंटली रेसिस्टेंस ऑफर करता है, एज अ रिजल्ट उसमें से फ्लो होने वाला करंट जो है वो एक स्टडी करंट होता है, एंड दैट इज गिवन बाय E0 बाय R। डीसी में बात कर रहे हैं बेटा। कैपेसिटर का ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है, समय के साथ साथ बदलता है। शुरुआत में कंप्लीटली न्यूट्रल डिस्चार्ज होता है तो अचानक से चार्ज को आने देता है, जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, मैक्सिमम करंट होता है। बट वंस इट इज कंप्लीटली चार्ज्ड, जब वो एक बार फुल फ्लेज चार्ज हो जाता है उसके बाद डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो ध्यान रखिए, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करने के काम आता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, याद क्या रख सकते हैं हम? कंक्लूजन दे सकते हैं, कंक्लूजन याद रख सकते हैं। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वेरी सून, बहुत जल्दी डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इंडक्टर के बारे में क्या बात है? इंडक्टर को परिवर्तन से समस्या है, इसे बदलाव पसंद नहीं है। तो ये क्या करता है? अचानक से होने वाली सभी चीजों को अचानक से होने से रोकता है। धीरे धीरे करने का प्रयास करोगे तो ये कॉम्प्रोमाइज मार लेता है, यानी कि स्विच को क्लोज करते ही अचानक से फ्लो नहीं होने देता ये करंट को, एक बड़े सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। सो ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट एट द स्टार्ट, व्हिच मींस इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वेरी सून उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करने लगता है एंड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है,
कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जी। इलस्ट्रेशन 1, डिटरमाइन करेंट। डिटरमाइन करेंट। फर्स्ट पार्ट, just after the switch is closed, just after the switch is closed, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज कर लिया है। और दूसरा पार्ट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक बिल्कुल ही अचानक से, जल्दी से, और दूसरा क्या है, बहुत समय के बाद। सो आपके पास यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें ये 3 ओम का रेसिस्टर है और ये 6 ओम का रेसिस्टर है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। एंड दिस इज द सिचुएशन, एंड दिस इज द सिचुएशन। ऑलराइट, सो हम कह सकते हैं 3 ओम का रेसिस्टर है, 6 ओम का रेसिस्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी है, एंड दिस इज द स्विच जिसे आप क्लोज करना चाहते हैं। और ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर आपको दे देते हैं डेटा, लीजिए 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हैं। सो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलेंगे फर्स्ट पार्ट जब जस्ट आफ्टर द स्विचेस क्लोज्ड के बारे में बात है, सो जस्ट आफ्टर द स्विचेस क्लोज्ड कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है, तो आप ये कहोगे कि वो आने वाले चार्ज को आने देता है, रजामंद है। सो इन दैट केस वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि सर्किटरी कुछ ऐसी हो गई है आपको। एंड यू मे राइट दैट डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। बैटरी से विड्रॉ होने वाला या बैटरी के थ्रू पास करने वाला जो करंट है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे शुरुआत में कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एक स्ट्रेट वायर की तरह, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, एंड हियर इट इज द 12 वोल्ट बैटरी। ऑलराइट, आप ये बोलेंगे कि बॉस ऐसा है कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, देखो दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, सो यू विल राइट 3 इंटू 6 ओवर 3 प्लस 6, है ना, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये आ गया 2 ओम्स। ये कितना आ गया, 2 ओम्स। 6 इंटू 3 18 बाई 6 प्लस 3 9, सो दैट इज इक्वल टू 2 ओम। सो जो आई थ्रू दी बैटरी होगा, ये जो आई थ्रू द बैटरी निकल रहा होगा, ये होगा ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। सो ई इक्विवेलेंट कितना है बेटा, दैट इज 12 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा, 2 ओम। तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 6 एम्पियर। आंसर निकल कर आ गया है 6 एम्पियर। और यदि आप दूसरा पार्ट सॉल्व करना चाहें जिसमें बात की गई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत समय के बाद इस कैपेसिटर को जितना चार्ज होना था ये उतना चार्ज हो लिया। और अगर ये उतना चार्ज हो चुका है तो आप क्या बोल सकते हैं, इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है, यानी आप इसे ओपन कर दोगे। आप इसे ओपन कर दोगे, इस ऊपर वाली आर्म में कोई करंट नहीं जा सकता बेटे। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है, 3 ओम है, 6 ओम है, और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और ऊपर वाली वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट निकलेगा यहाँ से वो यहाँ लौट आएगा, लाइक दिस विल बी द लूप। अगर ऐसा है तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं शेयर, यू कैन से इस लूप में शेयर, आप बोलोगे कि जो भी आई थ्रू द बैटरी है वो होगा ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, लेकिन ई इक्विवेलेंट तो है 12 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट लिखने का अगर आप प्रयास करें तो एक ही रेसिस्टर तो एनकाउंटर हो रहा है, ऊपर में से तो करंट गुजर ही नहीं रहा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ohms, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, बात आ गई समझ में। सो दिस इज हाउ आप बोल सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर का जो बिहेवियर है वो अलग अलग बिहेवियर है, इसीलिए आप उसे ट्रांजिएंट बिहेवियर बोलते हो। ठीक है, और अगर हम इंडक्टर के बिहेवियर के बारे में बात करें तो इससे भी हमको क्या सीखने को मिलता है, इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है। ठीक है, स्टेडी बिहेवियर तो नहीं है, स्टेडी बिहेवियर तो नहीं है। इसे आप बस याद भी रख सकते हैं
कि ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है, मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब की बार इंडक्टर के लिए एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन 2। और इनफैक्ट पिछला वाला भी डिटरमाइन आई थ्रू द बैटरी निकालना है आपको। पिछले वाले सवाल में ही कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देते हैं? इंडक्टर से। तो आपने कहा और 5 माइक्रोफैराड की जगह इसको दे दिया 5 मिली हेनरी। आपको मैंने सिखाया था कि मिली हेनरी, इंडक्टेंस जनरली हेनरी में उसकी एसआई यूनिट होती है, बट इट्स अ बिग वन, बिग यूनिट। सो जनरली आप मिली हेनरी में लेकर चलते हो इंडक्टेंस की वैल्यू को। और यहां पर 3 ओम का रेसिस्टेंस है जैसे पिछली बार था, और उसके साथ पैरेलल में यहाँ 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, and there is a battery of EMF 12 volt. So determine IB, first part, moment, the moment S is closed. तो यहाँ S switch बना देते हैं और कहते हैं कि ये S close करना है. So the moment S is closed. जिस moment पे S closed है उस बारे में बात करनी है. And second part is after a long time. After a long time. So the moment S is closed and after a long time. यहां देखिए हम क्या बोल सकते हैं, करंट थ्रू द बैटरी निकालना है द मोमेंट एस इज क्लोज। तो इंडक्टर तो क्या करता है, ये शुरुआत में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और शुरुआत में ओपन सर्किट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इसकी सेल्फ इंड्यूस्ड वैल्यू, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये खुद में से अचानक से आने वाले परिवर्तन को हमेशा रोक देता है, धीरे धीरे करने के लिए रेडी है। सो आप बोलेंगे द मोमेंट एस इज क्लोज। देखिए कैपेसिटर जो था वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। शुरुआत में ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज गोइंग टू बिहेव एज ओपन सर्किट। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे भाई ये ओपन हो चुका है तो डेफिनेटली करंट इससे गुजरने वाला नहीं है। ये है 3 ओम्स, बीच में है यहाँ 6 ओम्स, और ये लगी है हमारी 12 वोल्ट की बैटरी। तो आप ये कहोगे कि जो भी करंट जाएगा वो यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और वापस आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे जो करंट थ्रू बैटरी निकलेगा दैट विल बी ई इफेक्टिव या ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ऐसे ही कर लेते हैं, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट जो है बेटा वो है 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट जो है बेटा वो है 6 ओम्स। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। पिछली बार अचानक से 6 एम्पियर आया था, बाद में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो 2 एम्पियर हो गया। अब की बार अचानक से ये 2 एम्पियर है करंट थ्रू द बैटरी, और दूसरा पार्ट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर बोलेगा चलो धीरे 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 तो आप मुझ में से फ्लो कर जाओ, धीरे धीरे में कोई समस्या नहीं है। अचानक से फ्लक्स के वेरिएशन में समस्या है, अचानक से फ्लो होने वाले करंट की स्ट्रेंथ में वेरिएशन की समस्या है। ये बात हमने बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट में कर ली थी, याद होगा आपको, है ना। सो दूसरे में हम कह सकते हैं कि L बिहेव्स, इसमें क्या होगा, हम कहेंगे L बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी एक सीधी तार से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे कि ये देखिए ये हो गया 3 ओम, यहां पे ये हो गया 6 ओम, और यहां लगा दी हमने 12 वोल्ट की बैटरी। 3 ओम, 6 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और देखो लगा के क्या पाया, लगा के पाया कि ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, यानी 3 into 6 ओवर 3 plus 6. So 18 by 9 that is 2 ohm. So जो I net आएगा I through the battery वो आएगा E equivalent by R equivalent. E equivalent कितना है बेटा 12 वोल्ट, R equivalent कितना है बेटा 2 ohm, तो ये क्या आ गया 6 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी ट्रांजिशन वाला ट्रांजिएंट बिहेवियर जरूर है, लेकिन मिक्स बिहेवियर है, राइट। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर डीसी में एक
अलग तरीके का, एक डिफरेंट तरीके का, ऑपोजिट तरीके का बिहेवियर शो करता है। स्विच को ऑन करते ही कैपेसिटर बोलता है आने दो भाई शॉर्ट सर्किट, लेकिन इंडक्टर कहता है अचानक से बदलने नहीं देंगे, ओपन सर्किट। आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर कहता है कि भाई अब आप धीरे धीरे आ रहे हो तो मैं आने दूंगा, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग। मगर कैपेसिटर कहता है नाउ आई एम फुली चार्ज, नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड, सो आई एम नॉट गोना अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू माई सेल्फ, राइट। एक एज एन एलिमेंट मैं ये कहूंगा कि मैं और फर्दर चार्ज को आने नहीं दूंगा यदि मेरे चार्जेस का पिटारा भर चुका है। ठीक, तो इस बिहेवियर को समझने के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स आर एल एंड सी इन केस ऑफ डायरेक्ट करेंट। मगर अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि हमें इन्हीं सर्किट एलिमेंट्स का बिहेवियर पढ़ना और समझना है इन केस ऑफ alternating current या alternating supply के towards. So the topic of our discussion is behavior of a resistor. Behavior of resistor in AC. Alternating current के towards या alternating supply के towards resistor का behavior कैसा है? तो देख लेते हैं जी कैसा है। ये है हमारा resistor, ये रहा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का सिंबल, और यहां रहा हमारा स्विच। बैटरी की जगह आप क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं। और इस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट इज नोन एज द पीक वैल्यू, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, टी क्या है, टाइम इंस्टेंट, वो पल जिसमें आप ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं। बात आ गई समझ में? तो हम यहां ये देखना चाहते हैं कि ये रेसिस्टर जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है टुवर्ड्स दिस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। तो आप कहेंगे हियर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि रेसिस्टर के थ्रू पास होने वाले करंट और रेसिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस में जो एकमात्र रिलेशन हम जानते हैं दोस्तों, वो जानते हैं ओम्स लॉ का। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि जो भी करंट फ्लो करेगा ऑल्टरनेटिंग होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ऐसा होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई विल बी इक्वल टू ई बाय आर, आई विल बी इक्वल टू this I, this I will be equal to E by R होगा बेटा, E by R। ये E क्या है, ये E है, और मान लेते हैं यहां इसकी वैल्यू है R नॉट। तो आप बोलेंगे कि ये I जो है दैट इज इक्वल टू E है E नॉट साइन ओमेगा टी, और R तो है R नॉट। ध्यान से देखने पे समझ में आया कि I निकल कर आया है E नॉट बाय R नॉट, and it is sin omega t, e naught by r naught and it is sin omega t। तो यहां से I निकल कर आ गया I naught sin omega t। I क्या निकल कर आ गया, I naught sin omega t, ठीक है। where I naught will be the peak value, और इस पीक वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, I naught will be equal to E naught by R। इतना ही नहीं, इससे दो बातें और एस्टैब्लिश हो जाती हैं। वो ये कि यदि आप आई मीन निकालना चाहते हो तो दैट विल बी इक्वल टू ई मीन बाय आर नॉट, ई मीन बाय आर नॉट। यहां मुझे आर नॉट लिखना चाहिए, और मैं उसे लिख सकता हूं कि वो 2 बाय पाई टाइम्स हो जाता है ना, 2 बाय पाई ई नॉट बाय आर नॉट। और आई आर एम एस निकालना चाहो अगर तो वो आ जाएगा ई आर एम एस बाय आर नॉट, एंड दैट विल बी वो 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा ई नॉट, ये आ जाएगा ई नॉट बाय रूट 2 आर नॉट, ई नॉट बाय रूट 2 आर नॉट। कंक्लूजन देखिए जरा, कंक्लूजन क्या है, आपने ये कहा कि आपने अपनी शुरुआत की, आपने ये कहा आपने अपनी शुरुआत की साइन ओमेगा टी वाले फेजर से, साइन ओमेगा टी वाले रिलेशन से, और आपने जो करंट निकाला वो भी साइन ओमेगा टी वाला ही निकाला। भैया आपने यहां साइन ओमेगा टी से शुरुआत की और करंट भी साइन ओमेगा टी तक ही आया, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इन केस ऑफ रेसिस्टर, इन केस ऑफ रेसिस्टर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं।
current and voltage are in phase. in phase का मतलब क्या है? that is in phase होने का मतलब है in same phase, और आउट फेज होने का मतलब है कि दोनों में फेज डिफरेंस होगा. इन फेज होने का क्या मतलब है? इन सेम फेज. सेम फेज से क्या अर्थ है कि यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी ही है. यहाँ पे साइन ओमेगा टी और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी ही है. तो क्या इसका मतलब सर कुछ और भी आ सकता था? बिल्कुल आ सकता है बच्चों. कैपेसिटर में और इंडक्टर में उनका बिहेवियर तो देखना अभी बाकी है. तो चलिए आइए पहले उनका बिहेवियर भी समझें. हम बात कर सकते हैं behavior of capacitor in AC. behavior of capacitor in AC. alternating current में alternating supply के towards हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है, इस बात को जानना बाकी है. तो चलिए कोशिश करें. हम कहेंगे कि यहाँ है हमारा एक कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस वैल्यू C. यहां दे दी हमने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जिसकी इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और यहां लगा है हमारा स्विच जिसको करने वाले हैं हम क्लोज. स्विच को करेंगे क्लोज. ऑलराइट. स्विच को क्लोज करते ही क्या हुआ ये बात हम जानना चाहते हैं. तो भाई जैसे हमने रेसिस्टर का बिहेवियर समझने के लिए रेसिस्टर में फ्लो होने वाले करंट और उसके अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन पकड़ा, और वो रिलेशन क्या है? दैट इज नथिंग बट ओम्स लॉ. सिमिलरली अगर यही काम, यही रिलेशन ऐसा ही हम कैपेसिटर में एस्टैब्लिश करना चाहें तो कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल और कैपेसिटर में फ्लो करने वाले करंट के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए. तो चलिए आइए उस पे गौर फरमाने की कोशिश करें. आप बोलेंगे इन केस ऑफ कैपेसिटर कैन आई से Q इक्वल टू CV होगा? इन केस ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल टू CV होगा. होता ही है भाई कैपेसिटर के लिए. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. क्या मिलेगा अपने को? d बाई डी टी ऑफ दिस Q दैट विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ दिस CV. ध्यान से देखने पे समझ में आया कि dq बाई dt तो I है एंड दैट इज इक्वल टू C dv बाई dt. C dv बाई dt होगा बेटा. बात समझ में आई? तो देखिए इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर here we can say कि अगर हम I निकालने की कोशिश करें so we will write C dv by dt. तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं C de by dt? क्योंकि आपको भाई आपने रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश कर लिया लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पर जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की स्टैंडर्ड इक्वेशन E नॉट साइन ओमेगा टी दी गई है तो आपको यहां पे भी कमेंट करना चाहिए कि I जो है वो C de by dt होगा. करंट की इक्वेशन तक जाना है तभी तो फेज कंपैरिजन होगा. करंट की इक्वेशन तक जाना है और करंट की इक्वेशन को भी साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है. यहां पे भी साइन फंक्शन है, दोनों के एंगल में जो रिलेशन होगा वो देख लेंगे. तो हम कहेंगे दिस विल बी d बाई डी टी ऑफ, अंदर क्या बचा है? E नॉट साइन ओमेगा टी. E नॉट साइन ओमेगा टी. C E नॉट आ गया बाहर. साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी और साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा चेन रूल के तहत. In that case, you can write it as omega c E naught cos of omega t. Omega c E naught cos of omega t. ये आ गई I की इक्वेशन. लेकिन हमें आदत है कि I की इक्वेशन लिखने के लिए हमें आदत है कि I की, देखो ये वाली जो टर्म होगी यहां पर, ये वाली टर्म I नॉट कहलाएगी. पीक करंट I नॉट. ये जो पीक करंट I नॉट है ये बराबर होना चाहिए. देखो बराबर है ओमेगा सी ई नॉट के, मगर आपको करंट को देखने की आदत है. आपको करंट को देखने की आदत है ई नॉट बाय समथिंग. वो जो ई नॉट बाय समथिंग होगा उसमें वो समथिंग ऑपोजिशन होता है. जैसे रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन रेसिस्टेंस होता है. ठीक इसी प्रकार से अगर आपको आदत है करंट को ई नॉट बाय समथिंग देखने की तो क्या मैं इसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूं?
भाई मैथमेटिकली अगर कोई चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है तो वो न्यूमरेटर में अपीयर होती है। उल्टा भी तो सोचा जा सकता है, क्या इसे ई नॉट बाय 1/ओमेगा c लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/ओमेगा c। और ये जो भी टर्म होगी 1/ओमेगा c, क्योंकि ये ई नॉट बाय समथिंग है, तो ये कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड करंट को दिया गया ऑपोजिशन है। जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से गुजरना चाहता है, उसे एक प्रकार का अपोजिशन मिलता है। कैपेसिटर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट को दिया गया ऑपोजिशन, और ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहलाता है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सी, और ये जो एक्सी है इसका नाम है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। एक्सी का नाम है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। बात समझ में आ गई होगी, फंडा होगा क्लियर है ना? तो और क्या बोल सकते हैं सर? और हम ये बोल सकते हैं ऑल्सो, so you can write this I as E naught by XC। I as ये E naught by 1/ओमेगा c है, उसे क्या लिख सकते हो आप? E naught by XC बेटा। जो XC क्या कहलाएगा? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपको ऐसे करंट को देखने की आदत है, E naught by समथिंग, तो उस बाय समथिंग में वो है। सो E naught by XC, और साथ में कौन खड़ा है बेटा? cos ओमेगा t। क्या आप इसे कह सकते हो कि ये निकल कर आएगा I naught साइन ऑफ। साइन में क्यों चेंज कर रहे हैं सर? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यदि आप साइन की इक्वेशन से शुरू कर रहे हो और साइन की इक्वेशन पर ही अंत होगा, तो उन दोनों के अंदर आने वाले एंगल्स का सीधा सीधा कंपैरिजन करके वी कैन सेफली से कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में है या फिर सेम फेज में नहीं है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिबिट कर रहे हैं, फेज डिफरेंस एग्जिबिट कर रहे हैं। तो यहां आप क्या बोलोगे? आई नॉट साइन कॉस थीटा को लिखा जा सकता है बेटा साइन 90 प्लस थीटा, सो इट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है? सो आई इक्वल टू दिस। सी वी स्टार्टेड विद, हमने शुरुआत किससे की थी? हमने शुरुआत की थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से हमने अपनी शुरुआत की थी बच्चों। और हमारी समाप्ति कहां पर हो रही है? हमने जो खत्म किया है टॉपिक, वो कहां पर किया? करंट कंक्लूजन देखते हैं। वो किया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 पे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 पे। सो द कंक्लूजन इज, इन केस ऑफ कैपेसिटर, रेसिस्टर के केस में तो दोनों ही चीजें सेम फेज में थी, लेकिन कैपेसिटर के केस में यू कैन से, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज। करंट लीड्स, देखिए करंट की इक्वेशन में 90 ऐड हो रहा है, तो आप कहेंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है बच्चों। करंट जो है वोल्टेज को वो 90 डिग्री से लीड करता है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है पूरा? देख सकते हैं हम, ठीक? चलिए डिस्कशन को बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन कंक्लूजन देने का प्रयास करूंगा मैं। पहले आप क्या करेंगे? ये छोटा सा टॉपिक, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर L इन AC, ऑल्टरनेटिंग करंट में इंडक्टर का बिहेवियर देखने का प्रयास कर रहे हैं। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन AC। तो आपको बता देता हूं कि क्या करेंगे बेटा। एक हमने इंडक्टर लिया है हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L, देयर इज द ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। यहां आप इसका स्विच क्लोज करने वाले हैं। आप कहेंगे कि देखिए करंट ऐसे आएगा जाएगा, एंड दिस सप्लाई इज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये स्विच है, इसको हम क्लोज करने वाले हैं। तो आप कहेंगे इसके बीच में रिलेशन क्या है? इंडक्टर के केस में
क्या रिलेशन होता है इन दी करंट फ्लोइंग एंड ईएमएफ, इसके बारे में बात करेंगे, एक रिलेशन देखेंगे और साथ में मैं आपको कंक्लूजन पहले बता देता हूं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की चैप्टर की जो जान है वो इसी कंक्लूजन पे आधारित है। इस कंक्लूजन को देखते हैं, समझते हैं, गांठ बांध लेते हैं और उसके बाद आगे आने वाली मुलाकातों में हम इसी कंक्लूजन के आधार पे एक बढ़िया सा शॉट लेके ऑल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, सो क्या है ये समझते हैं। देखिए कंक्लूजन ये है कि इन केस ऑफ इंडक्टर, याद है कैपेसिटर में क्या लीड कर रहा था? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। याद रखने का तरीका, सी से कैपेसिटर और सी से करंट। आई रिपीट, रेसिस्टर में कोई लीडिंग नहीं, कोई लैगिंग नहीं, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर वोल्टेज की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी होता है तो करंट की इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी होता है रेसिस्टर के केस में। कैपेसिटर के केस में अगर वोल्टेज की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी है तो करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है, यानी सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट, कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर करंट। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा। तो हम क्या कहेंगे? इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। voltage leads current by 90 degrees. All right, फटाफट से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और उस रिलेशनशिप के आधार पे मैं दूंगा आपको ये होमवर्क प्रूव करने के लिए। सो वी विल से वी नो इन केस ऑफ इंडक्टर फाई इक्वल टू एल आई होता है एंड ईएमएफ जो होता है फैराडेज लॉ के मुताबिक वो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होगा। So that is minus of d by dt of Li होगा। So that will be minus of L di by dt होगा, minus of L di by dt होगा। ठीक है, इस बात को मन में बिठाते हुए कि इंडक्टर में से पास होने वाला करंट और इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनको रिलेट करते हुए, इस रिलेशन को मन में बिठाते हुए यू नीड टू प्रूव इट। ये जो कंक्लूजन है हमारे लिए तो कंक्लूजन ही काफी है, मगर बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग अच्छी बात नहीं है बेटा। तो आज की मुलाकात में ये है एक छोटा सा होमवर्क और इस होमवर्क को आपको करना है कि ये कंक्लूजन आपको प्रूव करना है। ऑलराइट, तो फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले आज की मुलाकात में हमने शुरुआत की है बिहेवियर ऑफ रेसिस्टर इन डायरेक्ट करंट की। रेसिस्टर का डायरेक्ट करंट के प्रति एक स्टडी बिहेवियर होता है, वो हमेशा ही रेसिस्टेंस ऑफर करता है और उसी रेसिस्टेंस वैल्यू से करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर का एक ट्रांजिशन वाला बिहेवियर होता है, समय के साथ साथ बदलता हुआ बिहेवियर है। कैपेसिटर शुरुआत में बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, सारे के सारे चार्ज को आने देता है, इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। आफ्टर सम फाइनाइट टाइम इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, कंप्लीट चार्ज होने के बाद तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इंडक्टर का बिहेवियर ठीक उल्टा होता है, शुरुआत में ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट और उसके बाद बहुत ही जल्द वो शॉर्ट सर्किट यानी एक सीधी तार की तरह बिहेव करने लगता है। उस पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे और हमने देखे कि इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर समय के साथ साथ ठीक ऑपोजिट होता है। दैट इज द केस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स डीसी। यदि हम बात करें बिहेवियर टुवर्ड्स एसी में तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेसिस्टर जो है वो अभी भी एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफर करेगा और रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, इन फेज होते हैं। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है बाय एन एंगल 90 डिग्री और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय एन एंगल 90 डिग्री। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा या वोल्टेज लैग करेगा, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा या करंट लैग करेगा, एक ही बात है एंड दैट यू नीड टू प्रूव। ऑलराइट, आज के लेक्चर में इतना ही। इन चीजों को बार बार लिख के देखें। आगे आने वाली मुलाकात वन शॉट के साथ होगी और ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट करेंगे विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।